अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं वो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है। ये पिछला जो वीडियो है जो कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था, उसके 4 पॉइंट्स मिलते जुलते हैं, 4 नवे हैं और 4 मिलते जुलते हैं। मतलब एक्चुअली तुमको सिर्फ 4 करना है, उसमें भी हम स्टोरी का सपोर्ट दे देंगे, तुमको 8 और 8 लर्न हो जाएंगे। नाउ ये क्वेश्चन का रिलेवेंस कितना है तुम देखो, तुम्हारे सामने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस 13 बार पूछा था, टाइप्स ऑफ डिबेंचर 13 26। इसका मतलब साफ है, या तो वो लोग एक पेपर में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस पूछेंगे, या तो उस पेपर में नहीं पूछा तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर पूछेंगे। मतलब दोनों में से एक पक्का है एग्जाम में आने का। क्या लॉजिक सबको समझ में आई है कि इसका रेलेवेंस क्या है? कैन वी स्टार्ट? तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। इसमें भी 8 प्रकार है। और अभी मैं इसका स्टार्ट करने वाला हूं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के 8 प्रकार हम देखेंगे। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने के बाद तुमको बहुत इजी लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ तुम ट्रांसफरेबिलिटी बोलो, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, तुमको ऑलरेडी पता है प्रेफरेंस शेयर्स का, फिर रिडीमेबिलिटी। ठीक है, अभी देखो मैं जानबूझकर शुरू किससे किया, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। नाउ टेल मी, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या था, कौन बताएगा? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या था, कौन बताएगा? सर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते। वेरी गुड। सो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या है, ध्यान से सुनना। जो कन्वर्ट होता है इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, ज्यादातर तो इक्विटी, एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर आफ्टर certain period of time which can be 3 years, approximately 3-4 साल के बाद कन्वर्ट हो सकता है at a pre decided rate. फॉर एग्जाम्पल, तुमने आज कंपनी को 100 डिवेंचर का पैसा दिया, कंपनी बोलती है 3 साल बाद 100 डिवेंचर के बजाय के कन्वर्जन में हम तुमको 20 इक्विटी देंगे। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कम क्यों? क्योंकि डिवेंचर का दाम 10 रुपया है, इक्विटी का चल रहा है 50 रुपया। ठीक है ना? सो ये फॉर्मूला तय कर दिया गया है। आज 50 चल रहा है इक्विटी का, हो सकता है 3 साल बाद वो 150 रुपया चले, तब तो तुम फायदे ही में रहोगे। सो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में तुम्हारे पास जितना वैल्यू नहीं, क्वांटिटी है डिबेंचर्स का। अब रेशियो 1:1 है तो 100 पे 100 इक्विटी दे देंगे, रेशियो हाफ है तो 100 पे 50 देंगे, रेशियो ज्यादा है तो 100 पे 200 भी दे सकते हैं। वो रेशियो तुमको पहले से ही बताया जाएगा। वो रेशियो में 3 साल बाद या 4 साल बाद जो भी कंपनी टाइम फ्रेम तय करे, उसके बाद तुम बोलोगे नहीं मुझे कन्वर्ट नहीं होना, तो कंपनी तुमको पैसा लौटा देगी। सो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जो कन्वर्ट होता है इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर। और उसमें फॉर्मूला 3 साल बाद तय नहीं होता, वो इश्यू के टाइम तय होता। नहीं तो 3 साल बाद कंपनी बोलेगी 100 डिबेंचर पे 20 लाख, तुम झगड़ा करोगे नहीं मुझे 40 चाहिए, नहीं चलता। वो आज ही बता दिया जाएगा तुमको कि तुमने 100 शेयर का पैसा दिया, 3 साल बाद तुमको 20 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। कभी भी ये फायदेमंद रहता है क्योंकि 3 साल बाद इक्विटी शेयर की तो वैल्यू काफी बढ़ चुकी होगी, तो तुमको अच्छा वैल्यूएशन मिलता है। आज तुमने 1,000 रुपया दिया कंपनी को 10 रुपए के हिसाब से, और 3 साल बाद तुमने कन्वर्ट किया, कंपनी ने तुमको दिया इक्विटी कितना, 20 शेयर, और इक्विटी का वैल्यू चल रहा है 150 रुपया। तुम्हारा हो गया ना 1,000 का 3,000 रुपया फायदा हो गया, जब तुम्हारा 200% बढ़ गया। तो कभी भी ऐसा ना तो कन्वर्ट करके लेने का। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जो कन्वर्ट कभी नहीं होंगे इनटू इधर इक्विटी और प्रेफरेंस, वो जिंदगी भर डिबेंचर होल्डर्स ही रहेंगे, और वक्त आने के बाद उनको रिडीम या रिडेम्पशन कर दिया जाएगा, पैसा लौटा दिया जाएगा। सो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू शेयर, जैसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी,
वैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू शेयर्स विच कैन बी इक्विटी और प्रेफरेंस एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर। क्या सब लोग ये पार्ट क्लियर है? यस और नो? क्या सब लोग ये पार्ट क्लियर है? यस और नो? यस सर। नॉन कन्वर्टेबल में ये लोग कन्वर्ट नहीं रहेंगे जिंदगी भर। जैसे कि तुमने बीवाई के कॉलेज लिया, तुमको गोसावी में शिफ्ट नहीं हो सकता, वो उधर ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना। बट अंदर के अंदर जैसे कन्वर्टेबल होता कोर्स, तो हाँ बीवाई के से गोसावी चले गए होते यदि कन्वर्टेबल स्टूडेंट होते तो, वो नॉन कन्वर्टेबल रहता है। नाउ नेक्स्ट इज रिडीमेबिलिटी। तुम ये मैंने क्यों पहले लिया, क्योंकि टाइप्स ऑफ जो प्रेफरेंस शेयर्स था और ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बिल्कुल मैच खाता है। सो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जिसमें आज जब तुमने इश्यू किया डिबेंचर, ठीक है, तो आज तुमने मुझे लौटाने की तारीख दी। फॉर एग्जाम्पल तुमने 50 साल के लिए इश्यू किया, तुम मुझे, मैंने सपोजिटली ₹1,00,000 तुमको दिया, 2021 आज है, तुम मुझे पैसा लौटाओगे 2071। या तो 10 साल के लिए तुमने इश्यू किया तो तुम मुझे लौटाओगे 2031। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो, सॉरी रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जिसमें लौटाने की तारीख दी होती है। याद रखो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कंपलसरी 20 साल का टाइम फ्रेम है, 20 साल या तो कम, तुम 20 साल 15 साल 10 साल 5 साल तुम्हारे हिसाब से तय करो। यहाँ पे रिडीमेबल में कोई भी कंपलसरी तारीख नहीं है, 10 20, इनफैक्ट कोई डिबेंचर्स 99 ईयर्स के लिए भी इश्यू किए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लौटाने के तारीख का टाइम फ्रेम डिबेंचर्स पे लागू नहीं होता। लेकिन तुमने तारीख यदि दिया है लौटाने का 20 साल 25 साल में, यदि तारीख दिया है तो वो कंपलसरी रिडीमेबल डिबेंचर्स होगा। लेकिन तुमने आज डिबेंचर इश्यू किया, तुमने लौटाने की तारीख नहीं दी, मतलब हर साल तुम ब्याज दोगे, ठीक है, तो उसको इररिडीमेबल बोलते हैं। क्या इररिडीमेबल डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इररिडीमेबल या तो उसको नेकेड डिबेंचर्स बोलते हैं, मीनिंग उसमें लौटाने की तारीख नहीं दी गई है, हर साल कंपनी इंटरेस्ट देगी और कंपनी के पास जब प्रॉफिट या एक्स्ट्रा फंड्स कैश फ्लो होगा तो कंपनी तुमको लौटा सकती है। क्या ये 4 प्रकार तुमको समझ में आया जो कि प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स के साथ मेल खाते हैं? यस और नो? यस सर। बाकी लोग? यस सर। नो। सर सर वो टाइम फ्रेम से पहले मांग सकते हैं पैसा अपना? वो डिबेंचर होल्डर्स नहीं मांग सकते, तुम लौटाओगे तब हो सकता है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स में डिबेंचर होल्डर्स के पास मांगने का ताकत नहीं रहता है। हाँ, बॉन्ड्स में एक प्रकार है लेकिन वो तुमको सिलेबस में नहीं है। बॉन्ड्स में एक प्रकार है, उसमें पॉसिबल रहता है वो टाइप का, इसमें ताकत नहीं रहता है डिबेंचर होल्डर्स के पास, क्योंकि कंपनी के पास लौटाने का पैसा तो होना चाहिए। जब मांगे वो मानते कर्जा दिया लेकिन वो इरिडीमेबल है, तुम्हारे पास फिर एक ऑप्शन है, तुम क्या कर सकते हो, मार्केट में उसको बेच सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मार्केट में शेयर बाजार में डिबेंचर्स को बेच दो और अपना पैसा ले लो, ये पॉसिबिलिटी तुमको मिल जाएगा, बट तुमको कंपनी लौटाएगी नहीं। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। बाकी लोग को कोई डाउट्स है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। ओके, नाउ सबसे इजी प्रकार लेते हैं, सिक्योरिटी। नाउ एक जमाना ऐसे था कि जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती थी, फॉर एग्जांपल तुमने 10 लाख का डिबेंचर मुझे दिया, मैंने तुमको 10 लाख का पैसा दिया, तुमने इश्यू किया, तुम कंपनी हो। डिबेंचर सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इश्यू कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड को अलाउड नहीं है, मतलब प्रोहिबिटेड है। तो जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी पहले इश्यू करती थी 30-40 साल पहले, तो दोनों ऑप्शन था कि कंपनी कुछ संपत्ति गिरवी रखे और अनसिक्योर्ड भी चलता था कि कंपनी ने कुछ गिरवी रखा नहीं। सो ऐसे भी केसेस हुए हैं कि कंपनी ने 10 लाख का इश्यू किया, सिक्योर्ड नहीं है, मतलब अनसिक्योर्ड है, मैंने कंपनी को 10 लाख दिया, जैसे तुमको गोल्ड लोन चाहिए, ठीक है, तुमने अपना गोल्ड गिरवी रखा और कर्जा लिया, तुमने पैसा लौटाया नहीं बैंक को, तो बैंक तुम्हारा गोल्ड बेच देगा। उसी प्रकार से
जब तुमने मुझे डिबेंचर का पैसा, मतलब मैंने तुमको दिया, तुमने इश्यू किया, मैंने कुछ भी गिरवी नहीं लिया, कंपनी घाटे में चली गई, अब मैं बोलता हूँ मेरा 10 लाख वापस दो, तुम कहाँ से दोगे? तुम्हारे पास पैसा नहीं है। कोविड के टाइम में तो और सिचुएशन खराब हो गया है। तो ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर्स का पैसा डूब जाता था, उनको रुकना पड़ता था 10-10, 15-15, 20 साल, क्योंकि उस समय बहुत ढीले ढाले प्रोसीजर थे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं था। बहुत लोग को तो 1985 का डिबेंचर का पैसा आज तक नहीं मिला। कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। कुछ कंपनीज जो बंद हो गए, बट आज तक उनका संपत्ति बिक नहीं पाया, या ऐसी हालत है। रिलायंस कम्युनिकेशन का भी ये हालत है। तो डिबेंचर होल्डर्स नुकसान में जाते थे। फिर गवर्नमेंट ने कायदे में बदलाव किया। गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी अभी डिबेंचर इश्यू होगा, उसको कंपलसरी गिरवी रखना पड़ेगा। मतलब आज के तारीख में जब तुम डिबेंचर इश्यू करोगे, तो तुमको तुम्हारा जमीन, मशीनरी या फर्नीचर में से कुछ गिरवी कंपलसरी देना पड़ेगा, उसके बिना तुम वो इश्यू कर नहीं सकते। कायदे से कंपलसरी कर दिया गिरवी रखना। तो ऐसे प्रकार के डिबेंचर जिसको गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है ना। सो कंपनीज एक्ट 2013 में ने तो अनसिक्योर्ड को तो बैन ही कर दिया है। मतलब तुमको जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बिना सिक्योरिटी के तुम इशू कर ही नहीं सकते कि तुमने इशू किया, मैंने 10 लाख दिया, कुछ भी गिरवी नहीं है। उस समय में ज्यादा से ज्यादा कंपनी पर कोर्ट केस कर सकता था, उसके ऊपर कुछ प्रोविजंस नहीं थे। अभी तो कोर्ट केस का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुमको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। उसको चार्ज बोलते हैं। गिरवी के चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स होता है, एक फ्लोटिंग होता है। फिक्स में तुम जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ तो स्पेसिफिक एसेट्स गिरवी रखते हैं। फ्लोटिंग में पूरा कंपनी गिरवी रहेगा, ठीक है ना। ये चार्ज सिक्योरिटी होगा कंपनी। और मैं डिबेंचर होल्डर हूं, मैंने एक आदमी को अपॉइंट किया, वो ट्रस्टी होगा, डिबेंचर ट्रस्टी, जो कंपनी के गिरवी किए हुए संपत्ति संभालेगा। सो ये जो आदमी और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होगा, जिसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी ने मेरे से 10 लाख रुपया लिया, और 15 लाख की कंपनी के पास एक जमीन है, उसको गिरवी रखा। यदि कंपनी ने मुझे ब्याज नहीं दिया या तो प्रिंसिपल नहीं लौटाया, तो डिबेंचर ट्रस्टी ये 15 लाख की संपत्ति बेच के मुझे पैसा 10 लाख वापस दे सकते हैं। मतलब मेरे को गारंटी हो जाता है कि कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा। कंपनी का नफा कम है और नहीं दे पा रही, तो संपत्ति बेच के ले लिया जाएगा। क्या सबको ये लॉजिक समझ में आया? यस और नो? यस सर। तो अनसिक्योर डिबेंचर आज के तारीख में तो इश्यू कर नहीं सकते। सारे के सारे डिबेंचर या तो जनरल चार्ज फ्लोटिंग होगा, या तो फिक्स चार्ज होगा। लेकिन दोनों में तुम फायदे में रहोगे, क्योंकि तुमको गिरवी मिल गया। मतलब तुम बैंक हो, तुमने 10 लाख का सोना दिया, दो सोने का लोन दिया कस्टमर को, लेकिन 10 लाख का गोल्ड तुम्हारे पास आ गया। अब कस्टमर डुबाए भी तो भी तुम सेफ हो, क्योंकि तुम सोना बेचकर मार्केट से अपना 10 लाख उठा सकते हो। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। आखिरी कंसेप्ट, ट्रांसफर। ओके, अभी कंपनीज एक्ट के मुताबिक हर एक कंपनी को, कंपनी के हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एक कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के दिन या तो 1 महीने के अंदर रखना पड़ता है। मेजोरिटी कंपनी जैसे रिलायंस जैसी कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है ना, मुंबई। नाउ ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी का अकाउंट्स, जितने ब्रांचेस है ना, रिलायंस का तो फैक्ट्री जामनगर में है, लेकिन हेड ऑफिस मुंबई में है। सो जामनगर का जो भी अकाउंट्स अल्टीमेटली हेड ऑफिस में जाएगा और इंटीग्रेट होगा। मतलब कंपनी के सारे अकाउंट्स हेड ऑफिस में मेंटेन होंगे। ब्रांच भी होगा तो भी ब्रांच का अल्टीमेटली हेड ऑफिस में जाकर मेंटेन होता है। ये तो अकाउंट्स की बात हो गई। लेकिन कंपनीज एक्ट में कंपनी को अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी शेयर धारक है उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं, वो मेंटेन होगा। डिबेंचर होल्डर्स है, उसका रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होगा। कौन कौन से संपत्ति गिरवी रखा, उसका रजिस्टर ऑफ चार्जेस होगा। कौन कौन डायरेक्टर्स है, उसको रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। ऐसे कंपनीज एक्ट के तहत बहुत सारे रजिस्टर्स कंपनी को अपने हेड ऑफिस में रखने पड़ते हैं। हेड ऑफिस मतलब ही रजिस्टर्ड ऑफिस। मेजॉरिटी कंपनी के
रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में ही रहते हैं। तो ये रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है? रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर है जो कंपनी के पास एक रजिस्टर है, बहुत सारे रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूँ, डिबेंचर होल्डर्स, ये रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स करके जो रजिस्टर है, जो कंपनी के हेड ऑफिस में जो रजिस्टर कंप्यूटराइज मेंटेन्ड है, उस रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में तुम्हारा नाम दर्ज है, तुमने कितने डिबेंचर खरीदे, कितना पैसा कंपनी को दिया, ये सब मेंशन्ड है। तो इस एक एग्जांपल दूंगा, तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया, तुमने लाइब्रेरी का, अभी तो खैर तुम बैड लक जा नहीं पाए, लेकिन तुम स्कूल का लाइब्रेरी में देखा, एक मोटा सा बुक था लाइब्रेरी का जिसमें कंपनी ने स्कूल के लाइब्रेरी में इंडेक्स था और उसमें तुम्हारा नाम में पेज नंबर आता था, तो पता चलता था तुमने कौन कौन से बुक्स लिए। ऐसा तुमने रजिस्टर देखा था लाइब्रेरी का जहाँ पे तुम्हारा नाम और सब डिटेल्स हो? कभी देखा है? यस सर। उसी प्रकार से कंपनी को हेड ऑफिस में ये रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मेंटेन करना पड़ता है, कायदे से कंपलसरी है। ऑफ कोर्स पब्लिक लिमिटेड को कंपलसरी है क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए तो डिबेंचर इश्यू कर ही नहीं सकते, तो रजिस्टर का संबंध ही नहीं आता। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड है, ऐसे टाइप का डिबेंचर जिसमें तुम्हारा नाम, ये जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स जो कि हेड ऑफिस मतलब रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन्ड है, उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं। इस रजिस्टर्ड डिबेंचर में तुम्हारा नाम और पता सब कुछ दर्ज है। तो कंपनी साल का जो इंटरेस्ट भेजती है, टेक्निकल भाषा में इसको इंटरेस्ट वारंट बोलते हैं, चेक है, चेक भेजती है, वो जो एड्रेस है उस रजिस्टर एड्रेस में चेक आ जाएगा। बट एक अच्छी खबर ऐसे है कि मेरे टाइम में बहुत कठिनाई होता था, चेक आता था, फिर तुम बैंक में जाओगे, जमा करोगे, बहुत कठिनाई होता था। लेकिन आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। तुमको, तुम जब अकाउंट खोलते हो शेयर्स का, मैं सिखाऊंगा, डीमैट तुमको सिलेबस में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब तुम अकाउंट खोलते हो तो तुमको एक क्रॉस चेक देना पड़ता है, उसमें कंपनी को तुम्हारा आईएफएससी कोड मिलता है। क्या तुमने ऑनलाइन ट्रांसफर सुना है? यस सर। तो उसी प्रकार से आजकल जो इंटरेस्ट से ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, लेकिन कुछ साल पहले जब इतना एडवांस नहीं था टेक्नोलॉजी, तो कंपनी तुमको इंटरेस्ट वारंट के चेक भेजती थी। ठीक है, वो चेक तुमको मिलता था तो तुमको बैंक में जाकर जमा करना पड़ता था, झंझट बहुत था, और पोस्टल डिपार्टमेंट से गुम गया तो अगेन प्रॉब्लम होती थी। आजकल कोई चक्कर नहीं है, ऑनलाइन तुम्हारे खाते में आ जाता है पैसा। तो ऐसा टाइप का रजिस्टर जो जिसमें तुम्हारा नाम मेंशन्ड है इन द register of debentures maintained at the head office is called registered debentures. Interest is given to you through the interest warrant, which is sent to you by the post in the address as mentioned in that register of debenture holders maintained at the head office of the company. क्या सबको रजिस्टर्ड क्लियर हुआ? यस सर। अभी हम आखिरी कंसेप्ट में आते हैं, बेरर। अच्छा, ऐसा सोचो, तुम एक मूवी में जाते, मूवी जाना चाहते हो, अभी तो मल्टीप्लेक्स बंद है, तुमने टिकट खरीदा, तुम नहीं जा पा रहे हो, तो तुम क्या फ्रेंड को टिकट दे सकते हो? यस और नो? यस सर। उसमें नाम लिखा रहता है तुम्हारा? नहीं। नहीं। तो ये बेरर डिबेंचर क्या होता है? बेरर डिबेंचर वो डिबेंचर है जिसमें जो जो ऐसा सोचो कि तुम्हारा कॉलेज का जो आई कार्ड है या तुम्हारे स्कूल का आई कार्ड है, उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, ब्लैंक नेम, no photograph, meaning any person with that movie ticket can go and see that movie, या any person with that आई कार्ड without the name and photograph can attend the school. क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। सो बेरर डिबेंचर में कंपनी के पास तुम्हारा नाम और पता नहीं रहेगा। सो ऐसा टाइप का जो डिबेंचर है, कंपनी के पास रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में नाम ब्लैंक रहेगा। अब जो रजिस्टर डिबेंचर था, फॉर एग्जाम्पल सार्थक तुझे शेयर्स बेचना है वेदांत को, तो तू क्या करेगा? सपोजिटली ये सार्थक है, ये वेदांत है, ये कंपनी है, ठीक है,
तू क्या करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑपरेट करेगा। मतलब तू क्या करेगा, मैं कंपनी हूं, तू मुझे तेरा डिबेंचर सर्टिफिकेट देगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। कंपनी इस डिबेंचर सर्टिफिकेट को कैंसिल करेगी। मेरे पास जो रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में जो सार्थक का नाम है वो कैंसिल हो जाएगा। कंपनी एक नया रजिस्टर ऑफ नहीं, एक नया डिबेंचर सर्टिफिकेट बनाएगी। वो डिबेंचर सर्टिफिकेट वेदांत को देगी और वेदांत का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में आ जाएगा, सार्थक का नाम कट जाएगा और वेदांत सार्थक को पैसा दे देगा। समझ में आया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जब तुमको शेयर डिबेंचर बेचना हो तो कैसे होगा, तू डायरेक्ट ही नहीं बेच सकता क्योंकि तेरे पास डिबेंचर सर्टिफिकेट है। तो कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट देगा, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी कैंसिल कर देगी और एक नया डिबेंचर सर्टिफिकेट वेदांत को देगी और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में सार्थक का नाम कट जाएगा और वेदांत का नाम ऐड हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस और नो? तो एक प्रोसीजर के थ्रू यहां से थ्रू ऐसे मूव करेगा ये। लेकिन बेरर डिबेंचर है तो कंपनी के पास तो सार्थक का नाम ही नहीं है, तो तुम मेरे पास भेज के फायदा क्या, क्योंकि ब्लैंक, इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक। सपोजिटली 10,000 रुपए का डिबेंचर था, तो सार्थक मुझे डिबेंचर सर्टिफिकेट देगा, मैं कैंसिल करूंगा, नया डिबेंचर सर्टिफिकेट वेदांत को दूंगा, वेदांत सार्थक को 10,000 का चेक दे देगा। लेकिन बेरर डिबेंचर में तो मेरे पास सार्थक का नाम है नहीं, ब्लैंक है वो जगह। तो इन दैट केस सार्थक को मुझे एज अ कंपनी देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सार्थक को ब्लैंक चेक वेदांत को देगा, बेरर डिबेंचर ब्लैंक नेम जिसमें नाम नहीं है, वेदांत 10,000 रुपए दे देगा। लेकिन तुम्हारे मन में एक आ रहा होगा, फिर कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी, क्योंकि कंपनी के पास एड्रेस नहीं है। सो वो जो डिबेंचर है उसके अंत में कूपन रहता है, कूपन, ऐसे कूपन रहेगा। सो जो आदमी ये कूपन लेके कंपनी के पास आएगा, कंपनी उसको इंटरेस्ट दे देगी। सिंपल लॉजिक, समझ में आया? रजिस्टर्ड में कूपन रहता नहीं है क्योंकि मेरे पास नाम और पता रहता है, तो उस नाम और पते में इंटरेस्ट फॉरन का चेक में भेज दूंगा। लेकिन बेरर में मेरे पास तो नाम और पता दोनों नहीं है, तो मैं किसको दूंगा इंटरेस्ट? सो जिसके पास वो बेरर डिवेंचर का डॉक्यूमेंट है जिसमें नाम और पता नहीं है ना फोटोग्राफ है, उसमें इंटरेस्ट कूपन है, तो कूपन फाड़ के कंपनी को देगा और कंपनी चेक दे देगा। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। सो डिबेंचर सर्टिफिकेट में कूपन अटैच रहते हैं, तो इसको बेरर डिबेंचर बोलते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर में कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड डिबेंचर में जो डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में मेंशन रहता है, एड्रेस और कितने डिबेंचर्स मेंशन रहता है। किसी को बेचना है तो वो कंपनी को दे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो कैंसिल होके दूसरे वाले पार्टी को वेदांत को बेचेगा, देगा नया सर्टिफिकेट। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में नाम सार्थक का कैंसिल होके वेदांत का आ जाएगा, वेदांत सार्थक को चेक दे देगा। ऐसे प्रक्रिया होती है। ऑफ कोर्स ऑनलाइन हो गया तो कैसे करना है वो जो मैं बताऊंगा डीमैट डिपॉजिटरीज में जब आऊंगा तो। फिलहाल एज्यूम करते हैं फिजिकल लेवल पे चेक्स मूव हो रहे हैं और डिबेंचर सर्टिफिकेट्स मूव हो रहे हैं। क्या सबको ये 8 के 8 प्रकार क्लियर हुए? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार में? कंफर्म करो। कंफर्म करो। सर नो, इसको याद रखना बहुत आसान है। तुम सोचो वही बर्थडे पार्टी, अभी पार्टी में जाते हो, पार्टी के बाहर सिक्योरिटी, तुम पार्टी के बाहर, अब देखो याद रखना भी आसान है। अब तुम जो पार्टी में गए थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल में, तुम वही पार्टी में जाते हो, लेकिन पार्टी के बाहर बाउंसर्स रहते ना। तुमने बाउंसर्स को सुना है क्या, बाउंसर्स के बारे में? यस सर। यस सर। तो सिक्योरिटी, बाउंसर्स कौन है? सिक्योरिटी है। तो तुम जाते हो पार्टी के बाहर, जहां पे होटल में पार्टी है उसके बाहर तुमने सिक्योरिटी रखा हुआ है। सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। और अंदर जाने के लिए तुमने देखा है ये हाथ में बैंड्स बांधते हैं, तुमने वो देखा है कि नहीं, या कभी ये बैंड देखा है क्या, ऐसा हाथ में जो बैंड बांधते हैं? कभी किसी के हाथ में बैंड, सुला फेस्ट में गए हो कभी, या कोई पार्टी जिसमें हाथ में ये तो कलर्ड बोलते ना, फॉरेन में ज्यादा होता है, इंडिया में मैंने कम देखा है ऐसा। बैंड हाथ में बांधते देखा है कभी? यस सर। तो ऐसा सोचो, तुम एक पार्टी में जाते हो, उस पार्टी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं,
उस पार्टी में जाते समय तुमको टिकट मतलब ये बैंड रजिस्टर कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड। फिर पार्टी में तुम डांस करते हो, और फिर कोन वाली आइसक्रीम, और फिर तुम्हारी माता जी फोन करती है रिडीमेबल रिडीमेबल। ये दो पॉइंट तो सेम है। मतलब तुमको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस का स्टोरी था उसमें तुम पार्टी में जाते हो। सिर्फ फर्क है कि पार्टी में जाते हो, होटल में एंटर करने से पहले वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। और तुमको अंदर जाने से पहले रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को, रजिस्टर्ड और बेरर हो गया। और फिर तुम अंदर जाते हो, डांस करते हो। डांस करने के बाद तुमको भूख लगती है, आइसक्रीम काउंटर रहता है, तुम जाते हो, तुम बोलते हो भैया कौन में आइसक्रीम देना, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। उतने में तुम्हारी माताजी का फोन आ जाता है तुम्हारे रेडमी मोबाइल में। करेक्ट। मैं तुमको 1 मिनट दे रहा हूँ, ये 8 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है यूजिंग द स्टोरी जो मैंने बताया। बोलो फटाफट लिखो, कितना याद है बताना मुझे। अच्छा अभी बताओ कितने पॉइंट्स याद है सबसे पहले। सार्थक को कितने पॉइंट्स याद है? सर 8। पार्थ, पार्थ को गले में खराश है, बोल नहीं सकता, चैट मैसेज भेज सकता है। 8। श्वेता, 8 सर। वेदांत, मैं वेदांत का म्यूजिकल लाउड स्पीकर है। सो यहाँ पे अपना खत्म होता ही है।